दोस्तों, आप सभी को फिर से ऑल इन वन एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 का मूविंग चार्ज का बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी इसको आप बोल सकते हैं, लेकिन इसमें मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी चार्ज जब मूव करता है तो उसके अंदर उस कैरिंग कंडक्टर की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। उसके कोई वेलोसिटीज चलेगा तो उसके अंदर फोर्स क्या होगा, उसके मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बायो सेवर्ट्स लॉ के बारे में जानेंगे। तो आपने क्लास 10 में भी इसके बारे में कुछ नॉलेज पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, राइट हैंड थंब रूल्स, फ्लेमिंग्स जो वो आपने पढ़ा होगा। हम लोग ने देखा फर्स्ट चैप्टर में कि उसमें कोई भी चार्ज रेस्ट में रहे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, स्फेरिकल के अंदर क्या होगा, उसके अंदर बाहर कितना फील्ड होगा। गोस लो देखे उसके ऊपर हम लोग ने उस चैप्टर में हम लोग देखे। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट के अंदर। क्या आप ध्यान से देखिएगा कि कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, ठीक है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के यहाँ पर चार्ज कोई रेस्ट में है, तो चार्ज जब रेस्ट में होगा तो यहाँ पर फोर्स जनरेट नहीं होगा। अगर मान लीजिए करंट हुआ, करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, फिर यहाँ पर ये चार्ज आपका हो गया क्यू, मान लीजिए कोई चार्ज है, ठीक है। तो वो चार्ज वेलोसिटी से मान लीजिए इसको आपने इसको फेंका, वी वेलोसिटी से उसको आपने फेंका, तो ये चार्ज फेंका तो करंट कैरिंग कंडक्टर के चलते ये चार्ज आप देखेंगे कि थोड़ा डिफ्लेक्ट किया, थोड़ा डिफ्लेक्ट करके ये करंट कैरिंग कंडक्टर के पास आ रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट का क्लास 10 में पढ़े थे कि एक्सपेरिमेंट ऑस्टोड साइंटिस्ट साहब थे, उसने शो किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यानी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है अपने आप मैग्नेटिक फील्ड एक प्रोड्यूस करता है। आपने क्लास 10 में भी पढ़ा, यहाँ पर हमने बता दिया, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट ने भी किया, यहाँ पर बताया आप सबको, ठीक है। तो आज हम उसके बारे में बेसिकली बायो सेवर्ट्स लॉ के बारे में जानेंगे कि बायो सेवर्ट्स लॉ होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। चलिए बता देता हूँ आपको बायो सेवर्ट्स लॉ के बारे में। एक हम दूसरा पेज ले लेते हैं बायो सेवर्ट्स के लिए। देखिए, तो बायो सेवर्ट्स में बेसिकली कहा गया है क्या कि इसमें आप ध्यान से देखेंगे, एक सेकंड रुक जाइए, आप लोग दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। उसको इरेजर से सबको इरेज कर ले देते हैं। ठीक है, तो देखिए बायो सेवर्ट्स लॉ के बारे में जानते हैं क्या। ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको वायर आप बोल लीजिए। तो पी डिस्टेंस से, यहाँ पर पी कोई पॉइंट है, सॉरी पी पॉइंट है, आर डिस्टेंस से, इसमें देखिए थीटा का बहुत रोल है, पॉइंट का भी बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद एंगल का, यानी थीटा ही एंगल हो गया। एक डीएल जो है, एक डीएल केस में आएगा डीएल, तो डीएल आपका एलिमेंट्स हो गया, जिसमें छोटा सा एलिमेंट्स डीएल स्मॉल सिगमेंट हो गया, इसको डीएल आप स्मॉल सिगमेंट बोल सकते हैं। डीबी, डीबी ध्यान रखिएगा, डीबी मैग्नेटिक फील्ड है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है डीबी। यहाँ पर पूरे चैप्टर में हम बी से मैग्नेटिक फील्ड को जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि एक कंडक्टर कैरिंग वायर है, ठीक है। तो वहाँ से पी पॉइंट पर इस कंडक्टिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट होता है, ये हम यहाँ पर बायो सेवर्ट्स लॉ से जानेंगे कितना होगा, ठीक है। तो करेंट एलिमेंट्स डिनोटेड बाय डीएल्स एंड सेम डायरेक्शन में, जो डीएल जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, करंट के डायरेक्शन में ही होगा। मान लीजिए ये करंट कैरिंग वायर है, तो डीएल जो हो आपका करंट के डायरेक्शन में ही होगा। मान लीजिए आई ऊपर जा रहा है तो डीएल करंट के डायरेक्शन में ही होगा, ठीक है। तो हमने देखा करंट एलिमेंट डीएल जो है कंडक्टर एक्स वाई, मान लीजिए कोई भी एक्स वाई, कोई भी मान लीजिए एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई है, तो यहाँ पर डीएल ले लिए, आई जो है उसके अंदर हो गया, आई उसके डायरेक्शन में ही होगा, डीएल के डायरेक्शन में ही होगा। अब पी कोई पॉइंट है, तो इस वायर के वजह से पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हम जानेंगे, ठीक है। तो अब बताने जा रहा हूँ उसका डेरिवेशन, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आप ध्यान से देखिए इसके बारे में डेरिवेशन, थोड़ा हम इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए आप लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक वायर है, छोड़िए इसका, आप लोग नोट्स देख लीजिए, हम बता दे रहे हैं आपको, सेम वही उस तरह भी हम बताएंगे। एक मान लीजिए कोई पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट आप यहाँ पर पी पॉइंट मान लीजिए। इसके बाद ये कोई थीटा एंगल मान लीजिए, आई जो है इसके डायरेक्शन में हो गया, डीएल मान लीजिए इसके ऐसे डीएल हो गया, ठीक है, इसी के डायरेक्शन में डीएल हो गया, ठीक, थीटा एंगल हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे अकॉर्डिंग बायो सेवर्ट्स लॉ के, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ पर, जितना बड़ा लेंथ उतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड।
उसके बाद dB जो होगा वो थीटा, यानी कि यहाँ पर साइन थीटा व प्रोपोर्शनलिटी होगा। dB जो होगा आपका करंट के प्रोपोर्शनल होगा, I से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद dB जो है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/√स्क्वायर आर स्क्वायर का, जितना स्क्वायर है माने स्क्वायर इसका करेंगे तो ये कम होगा, दुगुना स्क्वायर का कम होगा ये। तो आप नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। तो आप इस तीनों इक्वेशन को, हमने बताया तीनों इक्वेशन जो है कि dB जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I का, फिर उसके बाद dB जो है DL का प्रोपोर्शनल है, फिर dB जो है आपका साइन थीटा पर प्रोपोर्शनल है, उसके बाद जो dB जो है आपका 1/r² के ऊपर प्रोपोर्शनल है। तो तीनों 1 2 3 4 इक्वेशन को आप जोड़ेंगे, इक्वेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि dB, आप यहाँ पर बेसिकली देखेंगे कि dB जो है वो आपका इन्वर्स प्रोपोर्शनली का साइन लग जाएगा, आइडियल साइन थीटा अपॉन r² आ जाएगा, आइडियल साइन थीटा अपॉन r² आ जाएगा। आप लोग देख लिए, हम प्रेजेंटेशन में भी बनाए थे, आपको नोट्स में दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए आप लोग, इसमें आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए आप लोग, कहीं इसमें दिया होगा, छोड़िए इसमें नोट्स के रूप में दिया, आपको बता दे रहा हूँ। तो देख लीजिए आप लोग, जो dB जो होता है dB इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग का एक आता है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या आता था, लेकिन इसमें आता है U0/4π, ये कांस्टेंट है। U0/4π ये कांस्टेंट है, इसका नाम भी हम बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इसका वैल्यू होता है। इस प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, यानी कि U0/4π को आपको हम बता दे रहा हूँ। देखिए U0, सॉरी इसको हम U0, देखिए U0, एक सेकेंड, U0/4π इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू होता है, उसके बारे में भी बता दें, उसका वैल्यू को भी याद रखना है, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इन्वर्स, ठीक है। तो कैसे इसका वैल्यू डायमेंशन आया उसको भी बताऊंगा मैं आपको। तो इसका देखिएगा, U0/4π एक कांस्टेंट है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रोबेबिलिटी को हटा देते हैं, Q1 Q2/r², Q जो होता था उसका प्रोबेबिलिटी होता था, तो उसका भी वैल्यू होता था 9×10⁻⁴ जो वैल्यू होता था, आप लोग देखे होंगे। तो इसका भी वैल्यू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इन्वर्स होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, जो कि न्यूमेरिकल बनाने में आपको मदद आएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला देख लीजिए जी, हमने इसको कांस्टेंट को हटा के, प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटा कर U0/4π रखा ना, ठीक है। तो इसका बेसिकली जो फार्मूला आता है, आप ध्यान से देखिएगा, फार्मूला दिया होगा इसमें, ऐसे रफ पेज तो इतना है नहीं इसमें यार, थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाता है, ठीक है। तो आप दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, इस पेज में दिया होगा शायद, छोड़िए नहीं दिया, हम बता दे रहे हैं आपको, इसमें दिया है लेकिन अब खोजने में कौन जाएगा। तो देखिए dB जो है आपका U0/4π होता है, उसको साइन को हटा दिया हम लोग, यूज हुआ था आइडियल साइन थीटा अपॉन r², ठीक है। dB इक्वल टू U0/4π आइडियल साइन थीटा अपॉन r², जो साइन थीटा है, r² है, DL एलिमेंट है, I करंट है, U0/4π आपका प्रोबेबिलिटी स्पेस फ्री स्पेस है, जिसका वैल्यू होता है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा फार्मूला, ठीक है। तो मैं आपको फिर से एक नोट्स दिखा दे रहा हूँ।